पहला न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, पहला लॉ क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, न्यूटन का पहला लॉ देखेंगे। पहला लॉ क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ऑफ इनर्शिया मतलब क्या है? देखो, पहले तो न्यूटन हमें क्या बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी स्टेट कब चेंज करता है। जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट कब चेंज करता है? जब हम उसे क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट कब चेंज करता है? जब हम उसे क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तभी वो अपनी स्टेट जो है वो चेंज करता है। अपनी स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है कि अगर वो रेस्ट में है या फिर वो कैसे है, मोशन में है, वो स्टेट चेंज करना, वो स्टेट चेंज करता है जब हम उसे क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स लगाने के बाद अगर वो रेस्ट पे है तो वो कैसे आता है? मोशन में आता है। अगर वो रेस्ट पे है तो वो कैसे आता है? मोशन में आता है। हेलो सर, शायद किसी ने रिमूव किया मुझे। एक मिनट, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। आपको ऐसे रिमूव कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि आईडी तो होस्ट वाली हमारी है। कोई नाम बताना मेरे को अगर किसी ने किया है। मैडम का थोड़ा नेटवर्क का इशू आया है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, उनका नेटवर्क नहीं चल रहा है।
नेटवर्क का इश्यू था कुछ शायद। अभी आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम आ रही है। ओके, चलो न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के पहले लॉ के बारे में देखते हैं। न्यूटन ने पहले लॉ में क्या बताया था, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब वो अपना स्टेट जो है वो क्या करता है, चेंज करता है। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट मतलब यहाँ पे एक तो वो रेस्ट पे होगा, एक तो वो कैसे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, या फिर कैसे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कैसे रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है द इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल इंटरवल। ठीक है, मतलब कौन सी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। वो अपनी स्टेट तभी चेंज करता है, मतलब रेस्ट में से मोशन में आना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में से रेस्ट में आओ, या फिर उसकी वेलोसिटी वॉट और कुछ भी चेंज हो। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम उसे क्या लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इनर्शिया के बारे में। कैसे देखेंगे इनर्शिया? देखो इनर्शिया वर्ड का मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है कितना, 5 kg का, और यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है कितना, 500 kg का। मैंने क्या किया, इसे फोर्स लगाया, मान लो कुछ रैंडम सा फोर्स हम लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया 10 न्यूटन। कितना लिख दिया? 10 न्यूटन। वो फोर्स हमने 5 kg के ब्लॉक को लगाया। ठीक है, हम मान रहे कि ये ब्लॉक जो है चल रहा है, ये ब्लॉक जो है वो क्या हो रहा है, चल रहा है, मूव हो रहा है। मतलब रेस्ट में था, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, चलने लग गया। और वही 10 न्यूटन का फोर्स अगर मैं 500 kg के ब्लॉक को लगा रही हूँ तो वो चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा है। वैसे का वैसा ही, उसने अपनी स्टेट नहीं चेंज करी। पर हमें तो बोला जाता है ना कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसने तो अपनी स्टेट जो है वो क्या करनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। पर उसने तो अपनी स्टेट जो है वो चेंज नहीं करी। वैसे का वैसे रेस्ट में क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये तो मूव हो गया, ये मूव नहीं हुआ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे ये जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो उसे क्या करना इससे क्या होगा, ज्यादा फोर्स जो है वो क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी ये मूव हो पाएगा। ऐसे कैसे समझ में आया हमें? इसका मास कम है, इसका मास क्या है, ज्यादा है। इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया, इट इज रिलेटेड टू इनर्शिया। क्योंकि फिर मैं क्या बोलूंगी कि इसका इनर्शिया जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, मतलब इनर्शिया यहाँ पे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास हो जाएगा। जितना मास ज्यादा उतना फोर्स, इनर्शिया ज्यादा। अब ये इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच अपोजेस टू स्टेट इट्स चेंज। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसे अपनी स्टेट चेंज करने के लिए क्या करती है, अपोज करती है। एग्जाम्पल मतलब मीनिंग वाइज क्या लेना है आप लोगों को, कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो तुम अगर उसे धक्का मार के उसकी स्टेट चेंज कर रहे हो, रेस्ट में मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या ट्राई करेगा कि वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, रेस्ट में ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से इनर्शिया अभी हमें देखने हैं, हमें देखने हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद क्या देखेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद क्या देखना है हमें, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब क्या है, देखो रेस्ट वाला मतलब, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में से मोशन में आ रही है तो इनर्शिया ट्राई करेगा कि उसने रेस्ट पे ही होना चाहिए। ओके, उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ट्राई करेगा इनर्शिया कि वो मोशन में होना चाहिए। इसका ना मैं एक एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। पहला, बस में सब लोग बैठे हैं, ठीक है। अभी मान लो मैं बस में बैठी हूँ इस तरीके से, ये कोई सीट है और उसके ऊपर ये वाला जो पर्सन है वो बैठा है, और ये जो बस है, ये जो हमारी बस है वो अभी रेस्ट पे है। वो कैसे, अभी रेस्ट पे है। सॉरी। ओके, ये जो हमारी बस है वो कैसे है, रेस्ट पे है, मूव नहीं हो रही है। इस डायरेक्शन में एकदम सडनली बस जो है वो हमने क्या करी, स्टार्ट करी।
बस क्या करी हमने, स्टार्ट करी इस डायरेक्शन में एकदम से, पहले रेस पे एकदम मूव करी आगे के डायरेक्शन में, तो हमें क्या फील होता है, हम जो है वो पीछे फेंके जाते हैं। तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हम कहाँ फेंके जाते हैं, पीछे फेंके जाते हैं। सिमिलर सी चीज अगर मैं बोलूं कि ये बस जो है कुछ वेलोसिटी से जा रही है और सडनली हमने ब्रेक लगा दिया, तो हम कहाँ पे जाते हैं, आगे जाते हैं। कैसे जाते हैं, आगे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बस है और वो कैसी है, स्टेशनरी है, तब हम बैठे हैं, तो इनर्शिया कौन सा है, रेस्ट का। इनर्शिया क्या चाहेगा, हम बैठे तो हमने बैठे ही रहना चाहिए। सडनली बस को हम स्टार्ट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी जो है वो अभी कुछ जैसे बस जिस वेलोसिटी से मूव करेगी, बॉडी भी उसी वेलोसिटी से मूव करना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी, क्योंकि हम बस के अंदर है। पर हमारी जो बॉडी है वो कैसी थी, रेस्ट पे थी। वो क्या चाहेगी, अरे तुमने अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहिए, तुम रेस्ट पे थे, तुम रेस्ट में रहो, तुम आगे कैसे जा रहे हो। इसलिए बॉडी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें कहाँ पे फेंकती है, पीछे फेंकती है, क्योंकि बॉडी आगे जाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद यहाँ पे देखो, जब बॉडी कौन से वेलोसिटी से या फिर कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, मतलब कि हमारे बॉडी की इनर्शिया को पता है कि हम मोशन में है, तो वो इनर्शिया क्या चाहेगा, मोशन में ही रहो। तुम सडनली क्या लगा दोगे, ब्रेक। इनर्शिया क्या चाहेगा, तुम आगे ही जाते जाओ, इस वाले केस में तुम आगे ही जाते जाओ। तो तुमने ब्रेक लगा दिया, बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश करी, इनर्शिया चाहेगा आगे ही जाओ, इसलिए तुम आगे फेंके जाते हो। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है। ओके देखो, अगर मान लो ये पर्टिकुलर कोई रोड है और इसके ऊपर एक कार है, इस तरीके से कार जो है वो आगे आगे बढ़ रही है। कार पे इस तरीके से, या इस डायरेक्शन में क्या है, टर्न है, इस डायरेक्शन में क्या है, टर्न है, और हमने क्या कर दिया, कार को घुमा दिया, टर्न मार दिया। तुम कहाँ पे फेंक के जाते, तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हम इस साइड फेंक के जाते, अपोजिट साइड। ओके, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इनर्शिया हम बोलेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि हमें ऐसे 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 जाना है, और तुमने सडनली उसका डायरेक्शन बदल दिया। इनर्शिया क्या चाहेगा, तुम ऐसे ही जाते जाओ, तुमने स्टेट चेंज कर दी ना, डायरेक्शन बदल दी, इसलिए फिर इनर्शिया तुम्हें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहाँ पे फेंकता है, इस डायरेक्शन में। आप लोगों को समझ में आ गया क्या। सभी लोग हाथ ऊपर रेस करेंगे कि हाँ, पहला लॉ जो है वो समझ में आ गया। ठीक है, सभी लोग, एवरीवन विल रिएक्ट। ओके, गुड। चलो अगले सेकेंड लॉ की तरफ जाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, देखो इसके तरफ अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो क्या पूछे जाते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, हम बोल रहे हैं ना कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसके बाद बॉडी ने अपनी स्टेट चेंज करी, तो एक्सटर्नल फोर्स हमने कितना लगाया, उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है वो हमें क्या करता है, बताता है। ठीक है, समझते हैं। देखो, न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट क्या है, फोर्स। मोमेंटम टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वहां पे क्या है, फोर्स है। समझते हैं पहले, मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मोमेंटम बदला, क्या बदला, मोमेंटम बदला, तो वहां पे क्या रहेगा, फोर्स रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, फोर्स। अभी फिलहाल के लिए मान के चलते मास क्या है हमारा, कांस्टेंट है। मास क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी बदली, क्या चेंज हुआ यहाँ पे, वेलोसिटी अगर हमारी क्या हुई, चेंज हुई, तो सीधी सी बात है मोमेंटम जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। अगर मोमेंटम चेंज होगा समय के साथ, मतलब वहां पे फोर्स है। कैसे, सीधी सी बात है, अगर ये गाड़ी जो है कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है,
एकदम कौन सा वेलोसिटी v1 से चल रही है, अभी एकदम उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई v2, वेलोसिटी बदली ना। वेलोसिटी कब बदलती है, जब हम उसे क्या मारते, धक्का, धक्का मारेंगे तभी वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज थोड़ी चेंज होगी। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है और एकदम फास्ट हो गया, मतलब धक्का लगा होगा तभी फास्ट हुआ होगा, चल रहा है एकदम स्लो हो गया मतलब धक्का लगा होगा तभी तो स्लो हुआ होगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बदली, मतलब उसको धक्का लगा, धक्का लगा मतलब क्या है, फोर्स है। इसलिए अगर मोमेंटम बदल रहा है इसका मतलब वहां पे क्या है, फोर्स है। तो कैसे लिखेंगे, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम दिस टाइम। ओके, इनिशियल मोमेंटम कितना है यहाँ पे, लेट्स से इनिशियल मोमेंटम इज p2, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितने ड्यूरेशन में चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा t। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v2 माइनस m v1 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा t। f इक्वल टू m कॉमन ले लिया, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा t। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डेल v डेल्टा t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या करना है, याद रखना है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, इसी फॉर्मूले को थोड़ा देखेंगे हम डिटेल में। देखो फोर्स इक्वल टू dp by dt, that is rate of change of momentum with respect to time। मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन मतलब क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे मोमेंटम जो है, यहाँ पे मोमेंटम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो हमारा मोमेंटम है वो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्टिव में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और डिफरेंशिएशन तो वही तो था, अगर मैंने ऐसे लिख दिया dy by dx, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मीनिंग क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज आल्सो इक्वल टू फोर्स। तो देखते हैं इसी को, F इज इक्वल टू dp by dt। समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों लिख सकती हूँ, अगर मेरा मोमेंटम टाइम के ऊपर डिपेंड है फिर मोमेंटम का इक्वेशन दे तब कर सकते हैं। मास इंटू वेलोसिटी, dp इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अभी देखो यहाँ पे इसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है, इसे क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्टिव में। ओके, पर यहाँ पे जो है वो टाइम दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, समझ में ही नहीं आ रहा है किसका डिफरेंशिएशन करें। ओके, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। आपको याद आ रहा होगा प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन में, मैंने बताया था प्रोडक्ट रूल। अगर ऐसे दिया है u इंटू वी, दो फंक्शन कैसे मल्टीप्लीकेशन में है, तो कैसे करेंगे, d बाय dt अगर मैंने लिख दूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया dx और ये क्या है u इंटू क्या है v, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट मान लेंगे, किसको माना है, u को, अभी किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का। उसके बाद किसको कांस्टेंट मानेंगे, v को, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी u का। ये प्रोडक्ट रूल मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, तो पीपीटी थी, पीपीटी के फॉर्म में मैंने बताया था। ओके, आगे बढ़ेंगे, इसी केस में किसी एक को कांस्टेंट मानेंगे। चलो इसको मैंने जो है इसको u मान लिया, इसको क्या मान लिया, इसको v मान लिया। तो सबसे पहले किसको कांस्टेंट मानेंगे, m को, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dv बाई dt। उसके बाद v को कांस्टेंट मान लिया, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dm बाई dt। व्हाट इज दिस, m इज अ मास, dv बाई dt change in velocity with respect to time, change in velocity with respect to क्या हो गया यहाँ पे टाइम, v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, dm by dt, dm by dt is important, that is rate of change of mass, rate of change of mass with respect to क्या है यहाँ पे, टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि मास जो है किसी पर्टिकुलर रेट से चेंज हो रहा है। ओके, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। अभी इसमें केस देखेंगे, अगर केस क्या है, केस वन, अगर मैं इसे बोल दूं कि मास जो है कांस्टेंट है, मास अगर कांस्टेंट है, मास अगर बदल ही नहीं रहा है, इसका मतलब समय के साथ मास बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है,
मतलब dm by dt क्या हो जाएगा, इसका मतलब dm by dt इक्वल टू 0। dm by dt का मतलब क्या है कि मास चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्टिव में, पर कांस्टेंट है ना, मास बोला है, इसका मतलब मास अगर कांस्टेंट है तो dm by dt क्या रहेगा यहाँ पे 0। तो dm by dt अगर 0 है तो ये पूरी टर्म जो है v dm by dt, v इंटू dm by dt, ये 0 हो जाएगी। मतलब यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इंटू dv by dt, और dv by dt मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये केस 1 हो गया। केस 2 की बात करें, वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब dv by dt इक्वल टू क्या रहेगा, 0। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो dv by dt क्या रहेगा यहाँ पे, 0। सीधी सी बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है वक्त के साथ, तो dv by dt क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू dv by dt वाली टर्म 0 है तो m इंटू dv by dt 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, v इज इक्वल टू dm by dt। तो ये वाला भी फोर्स का इक्वेशन है। ये कब होता है, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अभी तुम लोग बोलोगे किस तरीके से, इसमें मतलब हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास किसी पर्टिकुलर रेट के साथ चेंज हो रहा है, तब वहां पे फोर्स है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर फोर्स कैसे है। तो देखो, उसका मैं एग्जांपल बताती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। तो उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अभी दिवाली हुई है, ठीक है, चलो दिवाली हुई पिछले मंथ, तो एग्जाम्पल है रॉकेट का। ओके, अगर आपने रॉकेट जलाए होंगे तो उसका मैं एग्जांपल बताती हूँ। मान लो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोई एक जार रहता था, ग्लास का जार है। ओके, उसके अंदर क्या कर लेते, इस तरीके से मिट्टी डाल दी कुछ रेत जो है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या है, हमारा रॉकेट है। ओके, रॉकेट है। क्या करते हो फिर लोग, तुम लोग उसे क्या करते हो, बर्न करते हो। ठीक है, तुम ऐसे करते हो क्या कि रॉकेट हाथ में लिया और फिर उसको ऊपर फेंका, ऐसी जरूरत पड़ती है कि रॉकेट अपने आप रखा हुआ है, तुम बस उसे क्या करते हो, बर्न करते हो, जलाते हैं, वो अपने आप ऊपर चला जाता है। हमें उसे हाथ से ऐसे फेंकना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ऊपर जाता है। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, और बाद में क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, फिर धड़ाम से नीचे भी आ जाता है। क्यों, उसके अंदर है यहाँ पे फ्यूल। फ्यूल की जगह कौन काम कर रहा है, फ्यूल मतलब कौन है, वहां पे बारूद है। जैसे हम उसको जलाते हैं तो उसकी जो अंदर की बारूद है किसी पर्टिकुलर रेट के साथ क्या होती है, जलती है, और फिर वो भी वेलोसिटी से कैसे जाता है, ऊपर जाता है। दैट इज, उसका बारूद जो है, उसके अंदर बारूद जो है किसी पर्टिकुलर रेट के साथ क्या हो रहा है, जल रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज डीएम बाई डी टी। दैट इज बारूद मतलब उसका फ्यूल किसी एक रेट के साथ चेंज हो रहा है और वो कौन से वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है। समझ में ये चीज है। तो इसके ऊपर ऐसे भी हम बोलेंगे कि ये फोर्स का फॉर्मूला है, उसके कारण जो है क्या लगता है, फोर्स लगता है। समझ में आया क्या आप लोगों को, हाँ या ना। ओके, वेरी गुड एवरीवन। सॉरी। ओके, तीसरे लॉ की तरफ जाते हैं हम। तो हमें क्या क्या याद रखना है यहाँ पे सेकेंड लॉ में, पर उसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं हमें बाद में। फोर्स इक्वल टू change in momentum upon time, that is m into v2 minus v1 upon delta t। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला। उसके बाद f इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। उसमें केसेस भी हमने फिर देखे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। दोनों केसेस पे ऊपर, ये जो दोनों केसेस हमने देखे थे, स्पेसिफिकली दोनों केसेस के ऊपर हमें क्वेश्चन अलग से देखने हैं, देखेंगे बाद में। उसके पहले हम न्यूटन का तीसरा लॉ देख लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ सबको पता है। पहले लॉ भले ही नहीं पता हो, ये पहला लॉ कौन सा है, दूसरा लॉ कौन सा है, पर तीसरा लॉ तो सबको पता ही होता है, सबको पता है। तीसरा लॉ क्या बताता है, देयर इज ऑलवेज रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। हर एक्शन के लिए रिएक्शन है, हर एक्शन के लिए रिएक्शन है, दैट इज फॉर न्यूटन तीसरा लॉ। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे अभी। देयर इज ऑलवेज रिएक्शन
फॉर एवरी एक्शन, ठीक है, हर एक एक्शन के लिए रिएक्शन है। अभी देखो इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक है, एक ऑब्जेक्ट 1 है और यहाँ पे एक पर्सन है। ये पर्सन जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, ठीक है, दिस इज पर्सन 2, इसको फोर्स लगा रहा है। इसको अगर मैं अलग अलग से निकालू तो ये ब्लॉक है 1, इसको इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, दैट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्या रीड करूंगी मैं, 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है 2 के कारण। उसके बाद सिमिलरली ये ब्लॉक जो है इस इंसान के ऊपर भी क्या लगाता है, फोर्स लगा। फील होता है हमें, अगर तुम लोग वॉल पे पंच करो, फिस्ट से पंच करो तो हमें, अरे फिस्ट को भी लगता है, फिस्ट को भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो दिस इज द एक्शन एंड दिस इज क्या है यहाँ पे, रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो दोनों फोर्स है ये मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये दोनों जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, पर डायरेक्शन वाइज क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। क्या रहेंगे, डायरेक्शन वाइज अपोजिट। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये फोर्स जो है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, उसको हम कब बोलेंगे कि दो फोर्सेस मुझे दिए हैं यहाँ पे और मुझे बोला गया कि एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कब बोलूंगी, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम, और उनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज अपोजिट, और उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। डायरेक्शन सेम रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। उसके बाद एक्शन इज ऑन वन बॉडी and reaction is on another body, तभी हम उसको एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। कैसे, बताती हूँ। चलो मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का, और इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। और मुझे बोला गया बताओ ये जो दोनों फोर्सेस ये एक्शन रिएक्शन की पेयर है क्या। तो कोई भी फोर्स एक्शन रिएक्शन की पेयर कब होता है, जब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये क्वालिटी है इनमें, यस है। मैग्नीट्यूड सेम है, देखो 10 न्यूटन 10 न्यूटन, और डायरेक्शन अपोजिट है, यस, उनके डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। पर अगला क्या है, एक्शन रिएक्शन पर हम तभी बोल पाएंगे जब एक्शन जो है वो एक बॉडी के ऊपर है और रिएक्शन जो है वो अनदर बॉडी के ऊपर है। तो यहाँ पे दोनों 10 न्यूटन के फोर्स तो एक ही बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, उस ब्लॉक के ऊपर, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं। ये बहुत जरूरी है, एक्शन एक बॉडी के ऊपर, रिएक्शन अलग बॉडी के ऊपर लगना चाहिए। इसमें एक्शन रिएक्शन क्यों था, ये बिकॉज F12 ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, F21 इसके ऊपर लग रहा है, एक्शन रिएक्शन। फिस्ट को पंच कर दिया वॉल के ऊपर, फिस्ट जो है वॉल के ऊपर फोर्स लगाती है, वॉल जो फिस्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो एक्शन रिएक्शन है। समझ में ये चीज है। उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे नॉर्मल फोर्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स समझना है, उसको नोटेशन में जनरली एन से दूंगी अभी। जैसे मान लो यहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो हमें पता है उसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, उसका नीचे की तरफ वेट कितना लगेगा, mg। कितना वेट लगेगा, mg। मान लो मैं फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ, मैं क्या है, फ्लोर के ऊपर खड़ी हूँ, ठीक है, और नीचे के डायरेक्शन में क्या लगा है, mg फोर्स। तो फ्लोर को क्या लगा है, फोर्स, सॉरी फ्लोर को नहीं, इस आदमी के ऊपर फोर्स क्या लगा यहाँ पे, mg। ओके, ये आदमी को फोर्स कितना लगा है, mg। ये जो mg फोर्स है ये कौन देता है, ये देता है हमें ग्रेविटी। कौन देता है, ग्रेविटी। एक्चुअली हमारा मास कितना है, m है। हमारा मास कितना है, m है। हर यूनिवर्स में हमारा मास क्या है, m है, पूरे यूनिवर्स में। हम अर्थ के ऊपर है, g मतलब क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो अर्थ जो है वो अपने हमको अपनी तरफ खींचती है विद द एक्सेलरेशन g, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। और हमारा मास m है और अर्थ हमें कितना एक्सेलरेशन से खींचती है, g से।
इसलिए हमारे ऊपर फोर्स कितना लगता है F, और ये जो फोर्स लगाता है वो कौन लगाता है, अर्थ, तो हमारे ऊपर फोर्स लगे mg। अगर मैं इस फ्लोर के ऊपर खड़ी हूं तो ये फ्लोर भी मेरे ऊपर फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल। तो व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज द फोर्स विच इज गिवन बाय सरफेस टू द बॉडी, सरफेस टू द बॉडी, एंड इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। या फिर ऐसे अगर मैं बोल दूं, यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग को ये आदमी जो है पकड़ के लटका है और फ्लोर यहाँ पे है, तो इसका तो mg फोर्स नीचे लगेगा, स्ट्रिंग के ऊपर कुछ अलग फोर्स लगेगा, उसको बाद में देखेंगे, mg फोर्स तो उसके नीचे लगेगा। और यहाँ पे इसको नॉर्मल नहीं लगेगा, क्यों, बिकॉज वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स विच इज गिवन बाय द सरफेस टू द बॉडी। बात करते हैं डायरेक्शन कैसे एक्ट करता है। नॉर्मल फोर्स जहां पे कांटेक्ट होता है बॉडी का और सरफेस का, वहां पे लगता है, और यहाँ पे सरफेस को कैसे रहता है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल फोर्स सरफेस को कैसे रहता है, परपेंडिकुलर। समझ में आई चीजें, आप लोगों को आई होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल फोर्स को और अलग अलग फोर्स में देखने हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड लॉ के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इस चीज को हम करेंगे कल कंटिन्यू। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है, सबको समझ में आया, ठीक है, बाय।